वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास पीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने विलियन के अणुसंख्य गुण के फोर्थ टॉपिक परासरण एवं परासरण दाब तथा इस पर आधारित आंकिक को बता दिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग केमिस्ट्री के विलियन के इस चैप्टर में एक नया टॉपिक अब सामान्य मोलर द्रव्यमान और इस पर आधारित आंकिक को समझेंगे। चलिए देखते हैं पूरी जानकारी जो आपके सामने है। इसकी जानकारी करने से पहले सबसे पहले तो हम लोगों को सामान्य मोलर द्रव्यमान के विषय में जानना चाहिए, तब जाकर के अब सामान्य मोलर द्रव्यमान को समझेंगे, तब हमें उसमें अंतर एहसास होगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। सामान्य मोलर द्रव्यमान के विषय में हम इसके पहले पूरी जानकारी दे चुके हैं। अणुसंख्य गुण धर्म के विषय में भी पूरी जानकारी दे चुके हैं। जरा इसको रिवीजन के तौर पर थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म हेडिंग के रूप में है, वो देखिए क्या है। किसी विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या स्मॉल n पर निर्भर करते हैं, वे अणुसंख्यक गुण धर्म कहलाते हैं। ये निम्न चार हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो ये चार फार्मूले कौन कौन से हैं। इसमें पहला फार्मूला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा फार्मूला है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा फार्मूला है हिमांक में अवनमन और चौथा जो फार्मूला है वह विलयन का परासरण दाब है। इन चारों फार्मूलों को कंपेयर करके हम देखें तो पता चलता है कि चारों फार्मूलों में अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो हम विलायक में प्रयुक्त करते हैं उसके मोलों की संख्या जरूर प्रयुक्त हुआ है। मोल अंश इक्वल टू मोल प्रभाज भी होता है। मोल अंश को ही मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज के फार्मूला में भी विलेय का मोल स्मॉल n प्रयुक्त है, जहाँ विलेय का मोल स्मॉल n जो होता है वह विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है। कुल मिलाकर के विलेय के भार या विलेय का मोल यदि बदल जाता है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बदल जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन बदल जाएगा, हिमांक में अवनमन बदल जाएगा। यही नहीं, साथ साथ विलयन का परासरण दाब भी बदल जाता है। इसमें प्रयुक्त विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार सामान्य तथा असामान्य रूप से इक्वल होता है। इसमें प्रयुक्त विलेय पदार्थ कौन कौन से उपयोग किए जाते हैं, हमें इसके कुछ उदाहरण को समझना चाहिए। वे सभी उदाहरण अनायनित पदार्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। मीन्स अनायनित पदार्थ का मतलब यह होता है वह पदार्थ जिसे जल या किसी विलायक पदार्थ में डालने पर वह आयन में परिवर्तित न हो, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि उन पदार्थों का हम इसमें उपयोग करने वाले हैं जो विलायक में डालने पर संगुणन या वियोजन की घटना प्रयुक्त न हो। उसके लिए ये चारों फार्मूला का उपयोग किया जाता है। इन फार्मूलों के प्रयोग से हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या या विलेय पदार्थ का अणुभार, जिसे हम स्मॉल m ज्ञात कहते हैं, मोल इक्वल टू भार बटे अणुभार, ये जो स्मॉल m ज्ञात करते हैं, इसी m को ज्ञात करने के लिए तो हम लोग जद्दोजहद इतना सारा कर रहे हैं। हमें स्मॉल m सही प्राप्त करना है, इसके लिए सही डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने के लिए चलिए इससे संबंधित कुछ जानकारी आपको दे दें। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। इसका इस आधार पर अणुभार निकालें तो 60 प्राप्त होता है। यदि यूरिया के एक मोल को यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, जल में डालें तो जल के अंदर भी जो इसमें विलयन तैयार होता है तो इस यूरिया के एक मोल ही पदार्थ प्राप्त होता है। यानी कि अणुओं की संख्या जल में डालने पर या विलायक में डालने पर परिवर्तित नहीं होता है। इस घटनाक्रम के कारण हम सैद्धांतिक रूप से उस विलेय पदार्थ का अणुभार निकालें और प्रायोगिक तरीके से विलेय पदार्थ का अणुभार निकालें, दोनों मान समान प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले और बाद में इनके मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट के विषय में, यानी कि आप सामान्य मोलर द्रव्यमान के विषय में आपको बताना चाहते हैं। इसमें होता क्या है, यदि विलेय को विलायक में घोलने पर विलयन में विलेय के कणों की संख्या में वृद्धि या कमी हो जाता है, तब उपरोक्त चारों सूत्र का मतलब ये वाले चारों फार्मूला से है,
अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार उसके वास्तविक मान से या तो कम हो जाता है या तो अधिक प्राप्त होता है। इसे अपसामान्य गुण धर्म कहते हैं। इस अपसामान्य गुण धर्म के अंतर्गत हम पाते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन या वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन या विलयन का परासरण दाब, ये सभी बदल जाता है। इसके बदलने के कारण जो अणुभार ज्ञात करते हैं फॉर्मूला से, वह गलत प्राप्त हो जाता है। इसके लिए हम कुछ आगे बढ़ते हैं, मतलब की बात बताते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड का वास्तविक मोलर द्रव्यमान K के लिए 39, Cl के लिए 35.5 और इसको जोड़ लें तो 74.50 प्राप्त होता है। परंतु उपरोक्त सूत्र से KCl का अणुभार निकालें मोलिकुलर वेट, तो वही पहले वाले मान का आधा यानी कि 37.25 प्राप्त होता है। यह तब होगा जबकि KCl जल में पूर्ण आयनन की अवस्था में प्राप्त होता है। यह मान कम क्यों प्राप्त होता है, यह आपको हम बताना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो क्वथनांक की बात कर रहा है, KCl के को जब प्रयोग करके, लैब में प्रयोग करके जब डेल्टा TB का मान ज्ञात करते हैं, वह मान लीजिए 0.52 सही रूप में प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन 0.52 प्राप्त न होकर के उसका जस्ट 2 गुना यानी कि 1.04 केल्विन प्राप्त होता है। और इस तरह से इस डेल्टा KB का मान, डेल्टा TB का मान 1.04 रखें, यानी कि 0.52 न रख करके 1.04 केल्विन रखें डेल्टा TB का मान। और इस आधार पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार स्मॉल m निकालें, तो जानते हो स्मॉल m का मान कितना निकलता है। यह स्मॉल m का मान निकलना चाहिए था KCl के लिए 74.50, लेकिन इतना न प्राप्त होकर के इसका मान निकलता है 37.25। क्यों? क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन हो गया था और मिलना चाहिए था 0.52 और मिला कितना 1.04। तो ये जो वृद्धि हुई, इस वृद्धि के अवस्थाओं पर हमें विचार करना है। इसका मुख्य कारण वियोजन या संगुणन है। जरा हम वियोजन और संगुणन के विषय में भी जानने की कोशिश करते हैं। वियोजन का मतलब होता है आयनन, आयनन का मतलब होता है पदार्थ का आयन में टूटना, और संगुणन का मतलब होता है इसका उल्टा जुड़ना। टूटने और जुड़ने की घटना वियोजन और संगुणन है। इसमें शुरू के जो 4 उदाहरण आपके सामने दिखाई दे रहा है, वह वियोजन की घटना है, और लास्ट उदाहरण जो आपको दिखाई देगा, हम बताने वाले हैं, वह संगुणन की घटना पर आधारित होगा। ओके, ठीक है ना। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को पूर्ण आयनन मानते हुए जब इसे जल में डालते हैं तो K पॉजिटिव चार्ज और Cl निगेटिव चार्ज तो मिलता ही है। KCl का 1 मोल से हमें जल में डालने पर इसके टोटल अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई? जस्ट डबल प्राप्त हो गई, 1 और 1 2, 2 मोल। इसी प्रकार से NaCl को जल में डालने पर 1 मोल जो डाले थे NaCl, वह आयन में टूटे के बाद टोटल मोल मिल गया 2 मोल। MgSO4 को जल में डालने पर भी यही 2 मोल फिर से प्राप्त हुआ। पोटेशियम सल्फेट के विषय में भी जान लो। इसको जब जल में डाले थे तो आयनन के अंतर्गत 2K पॉजिटिव चार्ज और SO4 डबल निगेटिव चार्ज प्राप्त होता है। तो जल में डालने के पहले कुल मोल 1 मोल था, और जल में डालने के बाद इसके टोटल मोल कितने हैं? 2 और 1 3, कुल 3 मोल प्राप्त हो गए। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर वियोजन की घटना या आयनन की घटना। अब संगुणन की घटना पर भी हम विचार कर लेते हैं। जब हम बेंजीन यानी कि इस विलायक में एसिटिक अम्ल को डालें तो जानते हो क्या होता है? प्रयोग के द्वारा यह देखा गया है कि एसिटिक अम्ल के 2 अणु परस्पर संयुक्त होकर के
एक अणु के रूप में एसिटिक अम्ल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ करके डाइमर बना लेता है। जैसे कि अगर बात करें तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। जरा चेक कर लीजिए दो अणु किस प्रकार से जुड़ा है। यहाँ पर फार्मूला है CH3COOH। ये देखिए, ये CH3 है, C है, डबल बॉन्ड के द्वारा O है और नीचे OH, तो ये एक अणु हो गया। यहाँ पर दूसरा अणु भी देख लीजिए, CH3 ये दिखाई दे रहा है, C ये दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड के द्वारा O ये दिखाई दे रहा है और ये OH। तो इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दिखाई दे रहा है CH3COOH। और लाल डॉटेड के रूप में जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वह है हाइड्रोजन आबंध। इसी हाइड्रोजन बंध के द्वारा एसिटिक अम्ल के दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने से हमें जो पदार्थ मिलता है इसी पदार्थ को डाइमर कहते हैं। बच्चों, आपको एक और बात अच्छी तरह से बता दें कि एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोलने पर हमें डाइमर मिला, CH3COOH का होल ट्वाइस मिला। लेकिन एसिटिक अम्ल CH3COOH को जब हम जल में डालें, बेंजीन के जगह पर जल में, तो आयनन होकर के CH3COO निगेटिव चार्ज प्लस H पॉजिटिव चार्ज के रूप में टूट गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर CH3COOH जल की उपस्थिति में यह वियोजन की घटना को आगे बढ़ा दिया है। वियोजन की घटना के क्रम में हमें आयनित अवस्था प्राप्त होता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसी उपरोक्त जो उदाहरण को हमने देखे, इसमें दो बातें आई थी, वियोजन और संगुणन। इसी वियोजन या संगुणन के कारण जो हमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मिलता है, या क्वथनांक में उन्नयन मिलता है, या हिमांक में अवनमन मिलता है, या परासरण दाब मिलता है, ये सभी के सभी बदल जाते हैं। और इसी के बदलने के बाद में जो हमें फार्मूला दिया गया था, मिला हुआ है ये वाले चारों फार्मूले, इसमें डेल्टा TB, डेल्टा TF और P तथा ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बदल जाने के कारण उससे जो हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार m ज्ञात करते हैं, वह m चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है ना। तो इसी चेंज हुए मोलर द्रव्यमान को अब सामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसी घटना को देखते हुए सबसे पहले वान थाप ने इसके विषय में जानकारी करने की कोशिश की। सन 1880 में वियोजित या संगुणित होने वाले अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार सही ज्ञात करने के लिए एक गुणांक i उन्होंने प्रदर्शित किया। इसी i को वान थाप गुणांक कहते हैं। वान थाप ने इस वान थाप गुणांक i के लिए 3 फार्मूला दिया। तो 3 फार्मूला कौन कौन सा है वो आपके सामने है। पहला फार्मूला है सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे अब सामान्य मोलर द्रव्यमान। दूसरा फार्मूला है प्रेक्षित अणु संख्या गुण बटे परिकलित अणु संख्या गुण। और तीसरा फार्मूला है संगुणन या वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या या कुल कणों की संख्या अपॉन संगुणन या वियोजन के पहले कुल मोलों या कणों की संख्या, यानी कि बाद बटे पहले। ध्यान रखिएगा। यह इसका उदाहरण आपको बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं। NaCl को यदि पूर्ण आयनन की अवस्था को हम माने, यानी कि जल में NaCl को डालें तो सभी NaCl के अणु पूर्ण रूप से आयनित हो जाए। इस अवस्था में 1 मोल NaCl जल में डालने पर टोटल कितने मोल प्राप्त होते हैं? 1 और 1 2 मोल प्राप्त होता है। तो बाद के मोल, ये वाला बाद बटे पहले, बाद के मोल ये दिख रहा है और पहले के मोल ये वाला ये दिख रहा है। बाद बटे पहले के हिसाब से i यानी कि वान थाप गुणांक प्राप्त कर लिया जाता है। यह i का मान जैसे 2 प्राप्त हुआ है, यह पूर्ण आयनन की घटना में 2 प्राप्त हो रहा है। लेकिन NaCl या कोई विद्युत अपघट पदार्थ विलायक में घोलने पर पूर्ण आयनन न होता तो इस घटनाक्रम में i का मान एग्जैक्ट 2 प्राप्त न होकर के 2 से कुछ कम प्राप्त होता, 1 भी नहीं होता बल्कि 2 से कुछ कम प्राप्त होता है, जैसे 1.49,
1.72 इस तरह के मान कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होता, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं होता। एग्जैक्ट 2 कब प्राप्त होता है? जबकि पूर्ण आयनन की घटना हो। इसी प्रकार से पोटेशियम सल्फेट को जब हम जल में डालते हैं तो 2 के पॉजिटिव चार्ज और SO4 डबल नेगेटिव चार्ज प्राप्त होता है। प्रारंभ में कुल मोल 1 मोल है और बाद में 2 और 1 3 मोल है। बाद बटे पहले यानी कि 3/1 के हिसाब से वान ताप गुणांक स्मॉल आई का मान 3 प्राप्त होता है। इसी आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं कि KCl इन सब के लिए वान ताप गुणांक स्मॉल आई का मान कैसे प्राप्त होता है। बाद के मोल बटे प्रारंभिक कुल मोल 1 और 1 2/1 2/1 इक्वल टू आई इक्वल टू 2। NaCl के लिए 1 और 1 2 बटे ये वाला 1 2/1 यानी कि 2। MgSO4 के लिए 1 और 1 टोटल 2 मोल बटे प्रारंभ में 1 मोल तो 2/1 इक्वल टू 2 मोल। K2SO4 के लिए 2 + 1 कुल 3 मोल बटे 1 मोल तो 3/1 आई इक्वल टू 3 प्राप्त हुआ। अब बेंजीन में एसिडिक अम्ल घोलने पर चूंकि ये डाइमर प्राप्त होता है, ऊपर वियोजन की घटना थी और यहाँ पर संगुणन की घटना है। इस संगुणन की घटना में डाइमर बनने के कारण 2 अणु एसिटिक अम्ल हाइड्रोजन बंध से जुड़ने के कारण 1 अणु डाइमर के रूप में प्राप्त होता है। तो बाद के अणु 1 मिला, ये 1 है, अब बटे 2 ये वाला 2 तो 1/2 यानी कि एसिटिक अम्ल के बेंजीन में घोल के लिए वान ताप गुणांक स्मॉल आई का मान 0.5 या 1/2 प्राप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं वान ताप गुणांक, ठीक है ना। वान ताप गुणांक स्मॉल आई को अप्लाई करके अणु संख्या गुण पर आधारित जो 4 फार्मूले दिए जाने हैं वो चारों ये इस प्रकार से है। वह क्या क्या है जरा उसके विषय में भी देख लीजिए। वाष्प में आपेक्षिक अवनमन के फार्मूला में भी स्मॉल आई आ गया। क्वथनांक के उन्नयन के फार्मूला में भी यहाँ पर स्मॉल आई दिख रहा है। हिमांक का अवनमन के फार्मूले में भी स्मॉल आई आ गया और विलयन के परासरण दाब के लिए भी जो फार्मूला दिया हुआ है उसमें भी स्मॉल आई दिख रहा है। तो रिमार्क में हम यहाँ पर इसी से संबंधित कुछ बात बताने जा रहे हैं। यह जो चारों फार्मूला आपने वान ताप गुणांक स्मॉल आई के रूप में देखा, वह फार्मूला संगुणन और वियोजन दोनों प्रकार की घटना के लिए कॉमन हो जाता है। कॉमन का मतलब सब में प्रयुक्त होने के लिए जनरल फार्मूला के रूप में तैयार हो जाता है। ध्यान रखें, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ विलायक में घोलने पर न तो जुड़ता है न तो टूटता है। इस प्रकार से न तो संगुणित होता है और न ही वियोजित होता है। ऐसे में I = 1 कैसे मिला जरा उसके विषय में भी समझ लें। बाद के अणु 1 बटे प्रारंभिक अणु 1 तो 1/1 I का मान 1 ही तो होगा। इसी प्रकार ग्लूकोज के लिए 1/1, चीनी के लिए 1/1, ये सब जल में घोलने की अवस्था को हमने देख लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देख लिया कि विद्युत अनअपघट्य पदार्थ के लिए स्मॉल आई का मान हम अगर प्रयोग में लाएं तो यही अवस्था सामान्य मोलर द्रव्यमान की अवस्था हो जाएगी। इससे जो मोलर द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है वह सामान्य मोलर द्रव्यमान ये फार्मूले से जो मान प्राप्त होता है उसके बराबर प्राप्त होता है। इतनी तो बात समझ में आ गई। दूसरी बात कि जब वियोजन की घटना होती है, जैसे NaCl, KCl, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह के पदार्थ के लिए जिसे जल में डालने पर आयनित हो जाते थे, उसके लिए स्मॉल आई का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है। जैसे KCl के 1 मोल को जल में डालने पर टोटल कुल मोल कितने प्राप्त हो जाते हैं? 1 और 1 2 मोल। तो बाद बटे पहले तो 2/1 इक्वल टू I = 2। तो I = 2 किसके लिए प्राप्त होता है? वो KCl के लिए प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य विद्युत अवघट पदार्थ के लिए जो I का मान है वो आपको हमने बता दिया है। चलिए इतनी तो बात समझ में आ गई। तीसरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। संगुणन की घटना के क्रम में जो स्मॉल आई का मान मिलता है वह 1 से कम प्राप्त होता है। कम क्यों प्राप्त होता है इसके विषय में भी समझ लें कि 1/2 जैसा कि दिखाई दिया था, आई का मान 1/2 जो कि 0.5 1 से कम ही तो है। तो इस प्रकार आई का मान 1 से कम प्राप्त होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर आंकिक नंबर 1। आंकिक नंबर 1 ये कुछ इस प्रकार से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर
2 लीटर जल में पोटेशियम सल्फेट के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब यह मानकर ज्ञात कीजिए कि पोटेशियम सल्फेट पूर्णतः वियोजित हो गया है। वही बात फिर से जो अभी बता रहे थे आ गया सामने। जब पोटेशियम सल्फेट पूर्णतः वियोजित हो जाता है तब आई का मान 100% ये आयनन के कारण डायरेक्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे K2SO4 को जल में घोलने पर 2 Kg के पॉजिटिव चार्ज और SO4 डबल नेगेटिव चार्ज प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बाद के कुल मोल कितने हो गए 2, 1, 3 और प्रारंभिक मोल कितने हो गए 1। तो बाद बटे पहले के हिसाब से स्मॉल आई का मान 3/1 = 3, यह आई का मान मिल गया। और पोटेशियम सल्फेट का जो अणुभार स्मॉल m है वह भी हमने ज्ञात कर लिया। क्यों? क्योंकि K का परमाणु भार होता है 39, सल्फर का परमाणु भार होता है 32 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो इस हिसाब से इनको कैलकुलेट करके देख लीजिए, पोटेशियम सल्फेट का अणुभार 174 वास्तविक रूप में प्राप्त हो गया। अब चूंकि यहाँ पर हमें परासरण दाब का मान ज्ञात करना है तो हमें परासरण दाब का ही तो फार्मूला लगाना चाहिए। दूसरी बात, किसी किसी बुक में परासरण दाब को P से प्रदर्शित किया जाता है और किसी किसी बुक में परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से परासरण दाब का फार्मूला PV = INST हम लिख सकते हैं या पाई V = INST लिख सकते हैं। इसमें आई का मान 3 है, ये वाला 3। N यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट विलेय के रूप में है। विलेय का मोल स्मॉल n है। मोल स्मॉल n = विलेय का भार बटे अणुभार के रूप में प्रयुक्त है। क्योंकि पाई का मान ज्ञात करना है, परासरण दाब का मान ज्ञात करना है, इसलिए कैपिटल V को नीचे पहुंचा दिया। ये देखिए नीचे पहुंच गया। S यहाँ पर विलयन स्थिरांक है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसका मान होता है 0.0821 है ना, लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन होता है मात्रा किसका कैपिटल। अब इसके आंकिक मान को चलो रखते हैं। विलेय पदार्थ का जो भार दिया हुआ है जरा चेक कर लीजिए, 25 मिलीग्राम, मतलब 25 × 10⁻³ ग्राम हो गया। कैपिटल T का मान रखना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए 25 में 273 जोड़ दिए तो 298 केल्विन के रूप में हमने रख दिया। अणुभार का मान स्मॉल m निकाल लिया है 174, वो रख दिया। कैपिटल V जो विलयन का आयतन है वह चेक कर लीजिए 2 लीटर है। तो यही कैपिटल V का मान 2 लीटर रख दिया। और इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो परासरण दाब पाई का मान जो मिलता है वह 5.27 × 10⁻³ वायुमंडल के रूप में प्राप्त होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वह आपके सामने है। यदि जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.75 वायुमंडल हो तो 2.5 लीटर जल में घुले कैल्शियम क्लोराइड, जिसके लिए 1/2 गुणांक स्मॉल आई का मान 2.47 दिया गया है, इसकी मात्रा यानी कि विलेय पदार्थ की मात्रा स्मॉल w ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ पर जानकारी हो जानी चाहिए कि कौन से फार्मूला के आधार पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार स्मॉल w ज्ञात करेंगे। क्योंकि परासरण दाब दिया हुआ है तो स्वाभाविक है हमें परासरण दाब का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आंकिक मान जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, 273 जोड़ दो 300 केल्विन हो गया। परासरण दाब दिया हुआ है 0.75 वायुमंडल, आयतन दिया हुआ है 2.5 लीटर। आगे हमें ज़रूरत पड़ेगा कैल्शियम क्लोराइड का अणुभार। तो कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40 और क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। Cl2 के हिसाब से 2 का गुणा कर दिए और 2 × 35.5 = 71 हो गया। इसमें कैल्शियम का परमाणु भार 40 जोड़ दिया तो कैल्शियम क्लोराइड का जो अणुभार मिला 111 होगा, 111। इस आधार पर चूँकि हमें परासरण दाब ज्ञात करना है जिसका फार्मूला होता है पाई = IWST/mv, सॉरी ये W ज्ञात करना है, उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल कर लिए। पाई का वैल्यू तो दिया हुआ है, यहाँ से W को एलिमिनेट कर लीजिए। तो W = क्या होगा, पाई mv/ नीचे होगा IST, ये देख लीजिए नीचे IST। कुछ नहीं करना है, इसके आंकिक मान को रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए तो W का मान मिला 3.42 ग्राम।
यह भी अपने आप में आंसर है। यदि क्वेश्चन में कहा होता कि मोल के रूप में अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मोल ज्ञात कीजिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोल इक्वल टू भार बटे अणुभार होता है। भार हमें पता चल चुका है 3.42 और अणुभार का मान हम 111 निकाल चुके हैं, ये वाला 111। इसी को भाग दे देते हैं तो हमें मोल मिल गया 0.03। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है। कह रहा है 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 4.9 के किलोग्राम प्रति मोल है। यदि विलयन में द्वियत यानी कि डाइमर बनता है तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा, यानी कि स्मॉल x का मान ज्ञात करना है परसेंटेज के रूप में। अब यहाँ पर यह पता करना जरूरी हो जाता है कि कौन से फार्मूले का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पर मोलल अवनमन स्थिरांक का मैटर है, हिमांक की बात कर रहा है, तो स्वाभाविक है हिमांक में अवनमन के केस में हमें फार्मूला रखना पड़ेगा। अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार M2 इक्वल टू KF इंटू W2 विलेय पदार्थ का भार है इंटू 1000 बटे डेल्टा TF इंटू W1 यहाँ पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ का ये भार है ग्राम में, ये ग्राम में, W2 भी ग्राम में। इस प्रकार से प्रायोगिक तरीके से कैपिटल M2 का मान मिल गया। इन सभी मानों को रख करके देखते हैं तो मिलता है 241.98, यह एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया। रिएक्शन के आधार पर हम देखते हैं C6H5 चूँकि बेंजोइक अम्ल है, इसका फार्मूला होता है C6H5COOH। इसका सामान्य मोलर द्रव्यमान कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो 12 × 72 प्लस हाइड्रोजन के हिसाब से 5 प्लस कार्बन के हिसाब से 12 प्लस O डबल होने के कारण ये क्या होगा 16 दूनी 32 और हाइड्रोजन के लिए 1। इसको जोड़ने पर मिलता है सामान्य मोलर द्रव्यमान 122। अब हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि प्रारंभ में अगर 1 मोल बेंजोइक अम्ल लेते हैं तो चूँकि रिएक्शन अभी हुआ नहीं है तो पदार्थ कितना मिला, 0 मोल मिला 1 मोल से। तो यदि x यानी कि सामान्य अवस्था में x पदार्थ विघटित होती है, यानी कि विघटित मोल की संख्या x मोल हो, तब 2 का आधा 1 तो x का आधा x/2 प्राप्त मोल इस तरह से प्राप्त होता है। अतः शेष मोल कितना प्राप्त हुआ है जरा वो भी जान लीजिए। प्रारंभ में 1 मोल था और x निकल गया तो शेष कितना मिला 1 - x, और बेंजोइक अम्ल का टोटल मोल कितना मिला 1 - x प्लस x/2 जोड़ने पर 1 - x/2 मिला। और प्रारंभ में यौगिक का कुल मोल कितना मिला 1 मोल। तो इस प्रकार से 1 - x/2/1 इस आधार पर हमें मिला 1/2 गुणांक स्मॉल I इक्वल टू संगुणन के पश्चात कुल मोल बटे संगुणन से पहले कुल मोल इक्वल टू सामान्य अणुभार बटे अब सामान्य अणुभार। ये दोनों मान हम ज्ञात कर चुके हैं। संगुणन के पहले कुल मोल कितना है 1 चेक करके देख लीजिए, और संगुणन के बाद टोटल मोल कितना है 1 - x/2। तो 1 - x/2 इस वैल्यू को पुटअप करने के बाद x/2 का मान निकालें तो x/2 को इधर पहुंचा दो और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद इधर पहुंचा लो तो x/2 का मान मिला 1 - 0.504। इस प्रकार से घटाने पर मिला 0.496। x का मान क्या मिला 2 × 0.496। इसको हल करने पर मिला हमें 0.992। अतः बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में संगुणन मिल गया हमें 99.2%। यही परसेंट तो हमें ज्ञात करना था। बच्चों यहाँ पर मैंने अब सामान्य मोलर द्रव्यमान के टॉपिक को अच्छी तरह से समझा दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।